Hello guys, welcome you all in this session. In this session we will going to discuss about capital market. तो लास्ट सेशन में हमने फाइनेंशियल मार्केट स्टार्ट किया था, जहां मैंने बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट को दो भागों में पढ़ा जाता है। एक है कैपिटल मार्केट और एक है मनी मार्केट। तो अभी हम कैपिटल मार्केट को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन बता दी थी, उसका फंक्शन बता दिया था, और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आपका कैपिटल मार्केट आता है। तो मैंने कैपिटल मार्केट की भी डेफिनेशन बताई थी। मैंने बताया था फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत कि फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर लोग अपनी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने जाते हैं। और फाइनेंशियल नीड दो तरीके की होती हैं, एक होती है इन्वेस्टमेंट और एक होती है बोरोइंग। तो एक लैंडर जाता है जिसे इन्वेस्ट करना है, और एक बोरोवर जाता है उस मार्केट में जिसे बोरो करना है। तो लैंडर और बोरोवर अपनी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए कैपिटल मार्केट में, या बोल सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट में मीट होते हैं। तो मैंने बताया था कि जो फाइनेंशियल मार्केट है दो भागों में डिवाइडेड है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में भी यही फंक्शन होता है कि लैंडर और बोरोवर वहां पर अपनी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने जा रहे होते हैं। अंतर ये होता है कि अगर किसी लैंडर और बोरोवर को एक साल से ऊपर के लिए लैंड करना है, किसी लैंडर को, और किसी बोरोवर को एक साल से ऊपर के लिए बोरो करना है, तो कैपिटल मार्केट में जाएगा। और अगर किसी को एक साल तक के लिए लैंड करना है या एक साल तक के लिए बोरो करना है, तो मनी मार्केट में जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट है और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट है। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो टाइम पीरियड से है। और जैसे कि अगर हम बात करें, मैंने बताया कि अगर आपका एक साल से ऊपर, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक साल से ऊपर के लिए अगर आप बोरो कर रहे हो, तो दैट इज नोन एज कैपिटल मार्केट। और अगर आप एक साल तक के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या एक साल तक के लिए बोरो करोगे, तो वो कहां पर करोगे? वो आप मनी मार्केट में करोगे। तो मनी मार्केट आगे हम फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम कैपिटल मार्केट को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट के बारे में यहाँ बताया था कि कैपिटल मार्केट दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है प्राइमरी मार्केट और एक है सेकेंडरी मार्केट। तो मैंने बताया ही था कि हर एक कमोडिटी का एक प्राइमरी मार्केट होता है और एक सेकेंडरी मार्केट होता है। जैसे कि अगर हम बात कर लें इस लैपटॉप की, या आपके हाथ में जो फोन है उसकी, आपने जो फोन लिया होगा वो प्राइमरी मार्केट से लिया होगा, यानी अगर आपने देखें तो शोरूम से जाके उस फोन को परचेज किया होगा। अब अगर आप OLX पे उसे सेल करोगे, ठीक है, या और किसी सेकंड हैंड मार्केट में सेल करोगे, तो डेट इज नोन एज सेकेंडरी मार्केट। तो OLX क्या हो गया? सेकेंडरी मार्केट। आप सैमसंग के शोरूम से जाके सैमसंग का फोन लेके आए, तो डेट इज प्राइमरी मार्केट। अगर आपने उसे OLX पे सेल कर दिया, तो डेट इज सेकेंडरी मार्केट। तो जो भी चीज हम न्यू परचेज कर रहे हैं, कोई भी चीज हम न्यू स्टॉक परचेज करते हैं, तो वो हम प्राइमरी मार्केट से परचेज करते हैं। और उसे यूज करने के बाद जब हम उसे सेल करते हैं, तो हम कहाँ सेल करते हैं? सेकेंडरी मार्केट में सेल करते हैं। इसी तरीके से शेयर्स के साथ होता है। तो मैंने बताया था कि कैपिटल मार्केट में शेयर्स और डिबेंचर्स की ट्रेडिंग होती है। किसकी ट्रेडिंग होती है? शेयर्स एंड डिबेंचर्स। और अगर हम बात करें, शेयर्स को ही हम इक्विटी के नाम से भी जानते हैं, शेयर्स को हम इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी क्या करती है? फंड रेस करती है। कंपनी फंड रेस करती है, यानी कंपनीज को पैसा चाहिए होता है। कंपनीज, यहाँ पर जो बोरोवर है, यहाँ पर जो बोरोवर है कैपिटल मार्केट में, वो कंपनीज हैं। कंपनीज को इन्वेस्टमेंट चाहिए, कंपनीज को पैसा चाहिए अपनी कंपनीज को ग्रो करने के लिए। तो कंपनीज क्या करती हैं? या तो वो शेयर्स के थ्रू, यानी हिस्सेदारी दे देती हैं, और हिस्सेदारी के थ्रू फंड रेस कर रही होती हैं, या डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं? तो मैंने बताया था डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, ठीक है, कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डिबेंचर इशू करेंगे, एक तरीके बॉन्ड इशू करेंगे कि आप हमारी कंपनी में इतना निवेश कर दो और हम आपको 10% ब्याज या 15% ब्याज के साथ पैसा देंगे। एक तरीके से लोन ले रहे होंगे डिबेंचर के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? प्राइमरी मार्केट में जो कंपनीज होती हैं वो अपने नए शेयर लॉन्च कर रही होती हैं। प्राइमरी मार्केट में जो कंपनीज होती हैं वो अपने नए शेयर लॉन्च कर रही होती हैं। और अगर आप प्राइमरी मार्केट से उस शेयर को परचेज करते हो और उसे परचेज करने के बाद किसी और को बेचोगे, तो कहाँ बेचोगे? सेकेंडरी मार्केट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी न्यूज में है कि जोमेटो जोमेटो ने अपना आईपीओ लॉन्च किया। जोमेटो ने अपना आईपीओ लॉन्च किया। अब आईपीओ क्या होता है? तो ये वर्ड कई बार न्यूज में रहता है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी जब पहली बार स्टॉक मार्केट में आएगी और पहली बार अपना शेयर लॉन्च करेगी, तो आईपीओ, ठीक है। तो अगर कोई नया शेयर आ रहा है मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो प्राइमरी मार्केट में आएगा।
और मान लीजिए ये जोमेटो का जो शेयर है ये 100 रुपए के दाम पे मैंने इसके 50 शेयर ले लिए, ठीक है। अब जो इसकी कीमत थी, अब 100 रुपए से बढ़ के इसकी कीमत हो गई है 250 रुपए, ठीक है। तो मैं किसी क्या कर दूंगा, बेचूंगा। तो अगर मैं अब बेचूंगा तो वो क्या कहलाएगा, वो सेकेंडरी मार्केट कहलाएगा, ठीक है। तो अगर आप कोई नई चीज परचेज कर रहे हो तो प्राइमरी मार्केट, और उसे यूज करने के बाद बेचोगे तो सेकेंडरी मार्केट में। इसी तरीके से शेयर मार्केट में भी होता है कि अगर आप कोई नया शेयर परचेज करोगे तो प्राइमरी मार्केट से परचेज करोगे, और उसे उसे वहां पर अगर बात करें तो वहां पे आपने उसे परचेज किया और होल्ड किया तब तक जब तक आपका जो टारगेट था कि भैया ये अगर इतना बढ़ जाएगा तो मैं बेचूंगा। तो जब वो उतना जो टारगेट था आपका वो बढ़ गया, यानी जो शेयर्स के प्राइजेस हैं वो बढ़ गए, शेयर के जो प्राइजेस हैं वो डिमांड और सप्लाई या मार्केट की सिचुएशन की बेसिस पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो बढ़ गए तो आपने उसे बेच दिया। क्लियर? तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि कैपिटल मार्केट में भी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट होता है। तो कंपनीज अपने जो नए शेयर लॉन्च करती हैं वो प्राइमरी मार्केट में करती हैं, और जो प्राइमरी मार्केट से परचेस करता है और परचेस करने के बाद जब वो किसी और को सेल करेगा तो कहां पर करेगा, सेकेंडरी मार्केट में। इसे थोड़ा विस्तार में हम आगे और अभी देखेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट में मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या आ जाता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, आईपीओ आ जाता है, एफपीओ आ जाता है। इनके बारे में डिटेल में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। राइट इशू है, प्राइवेट प्लेसमेंट है, इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इनसे पेपर में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और सेकेंडरी मार्केट क्या हो गया, सेकेंडरी मार्केट कैन बी डिस्क्राइब एज द मार्केट फॉर ओल्ड सिक्योरिटीज, in the sense that securities which are previously issued in the primary market are traded here. The trading take place between investors that follow the original issue in the primary market. It covers both stock exchange and over the counter. ठीक है, ओवर द काउंटर का मतलब मैंने बताया था कि आमने सामने। तो आमने सामने भी अगर हम बात करें, ट्रेडिंग होती है, और एक्सचेंज के थ्रू भी ट्रेडिंग होती है शेयर्स की। क्लियर है? तो आइए आगे बढ़ते हैं, और अब हम यहाँ पे प्राइमरी मार्केट की जितनी भी सिक्योरिटीज हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। उनसे पेपर में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईपीओ क्या होता है, आईपीओ का फुल फॉर्म है, एक होता है एफपीओ, एक होता है राइट इशू। यानी प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट क्या हो गया, वो शोरूम हो गया जिसमें क्या है, डिस्प्ले में नए नए प्रोडक्ट लगे हुए हैं। तो वही जो शेयर मार्केट का प्राइमरी मार्केट है। तो यहाँ पर जो शेयर्स होते हैं नए नए, एक होता है आईपीओ, एक होता है एफपीओ, एक होता है राइट इशू, ठीक है। और भी होते हैं, ठीक है ना, प्राइवेट प्लेसमेंट होते हैं। तो जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट हैं ये प्राइमरी मार्केट के हैं। शेयर्स, ये शेयर्स हैं, ठीक है ना, ये शेयर्स प्राइमरी मार्केट के हैं। और ये जितने भी शेयर्स हैं नए शेयर्स कहलाते हैं। डिफरेंस क्या होता है वो सारी चीजें आपको मैं एक एक करके समझाता हूं, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये चार्ट है जहां पर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट, पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस शेयर और प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इशू दो तरीके के होते हैं, एक आईपीओ होता है, एक एफपीओ होता है। फिर फिर एक राइट इशू होता है, फिर एक बोनस इशू होता है। फिर प्राइवेट प्लेसमेंट तीन तरीके के होते हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट और इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके, काफी इंपॉर्टेंट है और समझते हैं इनको। तो पब्लिक इशू की अगर हम बात करें, पब्लिक इशू का मतलब कि हम क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कंपनी खोली और उस कंपनी का नाम है एक्स वाई जेड कंपनी। अब ये जो एक्स वाई जेड कंपनी है ये बनाती है फोन। क्या बनाती है, फोन। अब फोन बनाती है तो यानी अगर बात करें, मुझे अगर बात करें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मुझे चाहिए 200 करोड़, ठीक है। और मेरे बिजनेस की जो लागत है वो 500 करोड़ की है, ठीक है। तो यानी 300 करोड़ रुपए मेरे पास है, मुझे 200 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे 200 करोड़ रुपए चाहिए। तो मैंने बताया था कि अगर मैं ये 200 करोड़ रुपए बैंक से लेने जाऊंगा तो बैंक को मुझे ब्याज सहित ही पैसा वापस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पर अगर 200 करोड़ रुपए चाहिए तो मैं पार्टनर बनाऊंगा। और पार्टनर किसे बनाऊंगा, पार्टनर मैं बनाऊंगा लोगों को, पब्लिक को। यानी पब्लिक को मैं क्या इशू करूंगा, शेयर। पब्लिक को मैं 200 करोड़ की क्या इशू करूंगा, शेयर इशू करूंगा। यानी जो एक पर्टिकुलर शेयर है उसका मैं जो डिवाइड कर दूंगा इससे, जितने भी मुझे शेयर इशू करने हैं, और वहां पर अगर बात करें उस पर्टिकुलर एक शेयर की कीमत निकल आएगी। तो मैं ये जो शेयर्स हैं पब्लिक को इशू कर दूंगा और पब्लिक से फंड रेस करूंगा। पब्लिक को क्या मिल जाएगा, पब्लिक को मेरी कंपनी की हिस्सेदारी मिल जाएगी। मेरी मोबाइल कंपनी आगे बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है शेयर्स के दाम भी आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगर मुझे लॉस हो जाता है बाय चांस, अगर देखें सैमसंग या ओप्पो या वन प्लस कुछ और नया प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं और मेरा फेल हो जाता है, तो वहां पर जो लॉस होगा
वो पब्लिक भी मेरे साथ बियर करेगी, यानी जो मेरे शेयर होल्डर्स होंगे वो भी मेरे साथ बियर करेंगे। तो मैंने बताया था जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो प्रॉफिट और लॉस के इक्वली भागीदारी होते हैं। तो पब्लिक इशू में क्या हो रहा है कि कंपनी एंटर द मार्केट टू रेज मनी फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स, द सिक्योरिटीज ऑफर फॉर सेल टू न्यू इन्वेस्टर्स सो एज टू बिकम अ शेयर होल्डर इन द इशूअर कंपनी इज कॉल्ड पब्लिक इशू। तो पब्लिक इशू इसलिए किया जाता है कि हम नए शेयर होल्डर बना सकें, ठीक है, नए लोगों को हम शेयर लॉन्च कर सकें। तो पहला होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये बहुत बार न्यूज में देखने को मिल रहा है, लास्ट ईयर हम इसे काफी ज्यादा न्यूज में देख रहे हैं। हमने सुना था कि बर्गर किंग ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था, अभी हाल ही में जोमेटो ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, या और भी बहुत सारी कंपनियां जो अपना आईपीओ लॉन्च करती हैं। तो आईपीओ वो कंपनी लॉन्च करती हैं जो पहली बार स्टॉक मार्केट में आती हैं, यानी अभी तक स्टॉक मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज क्या होगा आपके, बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, शायद आपने नाम सुने होंगे। तो जो भी शेयर्स की ट्रेडिंग होती है वो स्टॉक एक्सचेंज में होती है। तो कंपनीज को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना होता है। तो अगर कोई कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो रही है और पहली बार अपने शेयर पब्लिक को इशू करेगी, तो वो क्या करेगी, आईपीओ। देखिए यहाँ लिखा भी है इनिशियल पब्लिक ऑफर और आईपीओ, एज द नेम सजेस्ट, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर है ना, इज द फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय एन अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी का मतलब कि अभी वो लिस्टेड नहीं हुई है, अभी वो लिस्टेड नहीं हुई है, वो लिस्टेड होगी। क्या होता है ना कि अगर हम बात करें जैसे अगर बात करें इंडियन क्रिकेट टीम की, अगर बात करें, जब भी कोई नया प्लेयर आ रहा होता है तो उसे बहुत सारे प्रैक्टिस मैच खेलने होते हैं, रणजी खेलना होता है, या अगर बात करें और भी मैचेस खेलने होते हैं, यानी उसे प्रूव करना होता है कि डैड ही इज वर्थ इट टू एंटर इन द टीम 11। ओके, तो इसी तरीके से जो कोई कंपनी होती है, नई कंपनी होती है, उसे अपने आप को बताना होता है कि वो जो अपना आईपीओ लेके आ रही है वो वर्थ इट है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं और लोग उसे ले रहे हैं, ठीक है। तो जब वो लोगों के नजरों में खड़ा उतरता है तो वहां पर अगर हम बात करें फिर वो लिस्टेड हो जाती है। तो अभी कंपनी अनलिस्टेड है, और जब उसके आईपीओ पूरे के पूरे, कम से कम बोला जाता है कि 80% आईपीओ कम से कम अलॉट हो जाने चाहिए, यानी 80% जो आईपीओ है वो लोग खरीद लेने चाहिए। जब लोग खरीद लेते हैं 80% आईपीओ, तो कंपनी क्या हो जाती है, लिस्टेड हो जाती है। ओके, तो unlisted company for the very first time, that is the shares are not previously traded or offered for sale to the general public. This is often called followed by listing and trading of company security on the stock exchange. क्लियर? तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। अब फर्दर पब्लिक ऑफर या ऐसे हम बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो ये भी क्या होते हैं, ये भी देखो लिखा है, इट रेफर टू द फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज to the general public made by a company already listed on the stock exchange so as to raise additional fund। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी लिस्टेड हो गई है, और मुझे अगर बात करें मेरे 200 शेयर, जो 200 करोड़ के शेयर थे वो भी अगर बात करें बिक गए, लेकिन मुझे अगर हम देखें आगे जाके मुझे 200 करोड़ रुपए और चाहिए, तो मैं 200 करोड़ के और शेयर लॉन्च करूंगा। मैं क्या करूंगा, 200 करोड़ के और शेयर लॉन्च करूंगा, और वो जो मैं शेयर लॉन्च करूंगा वो मैं पब्लिक को करूंगा, ठीक है। तो पब्लिक को ही कर रहा हूं, लेकिन ये मैं दूसरी बार कर रहा हूं, ये मैं दूसरी बार कर रहा हूं। तो मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था कि यदि गाड़ी शोरूम में है, जब गाड़ी आप परचेज कर रहे हो प्राइमरी मार्केट से, तो वो गाड़ी निकल गई। अब जब वो गाड़ी निकल गई तो दूसरी गाड़ी आएगी, दूसरा नया स्टॉक आएगा, और जब वो निकल जाएगा तो तीसरा नया स्टॉक आएगा दुकान में, है ना। इसी तरीके से शेयर मार्केट में भी होता है कि मान लीजिए पहली बार कोई कंपनी आ रही है और पहली बार अपना शेयर लॉन्च करेगी तो आईपीओ, जैसे जोमेटो पहली बार आ रही है तो जोमेटो ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, या पेटीएम ने अपना आईपीओ लॉन्च किया। अब अगर हम बात करें जब वो दूसरी बार अपने शेयर लॉन्च करेंगे, ठीक है, यानी उन्हें 200 करोड़ रुपए या 500 करोड़ रुपए, जितने भी अमाउंट की आवश्यकता होगी उतने अमाउंट के वो शेयर लॉन्च करेंगे। तो वो दोबारा से जब नए शेयर लॉन्च करेंगे न्यू पब्लिक को, फ्रेश शेयर यानी न्यू शेयर कहलाएंगे ये, तो वो अगर बात करें एफपीओ होता है, ठीक है। और है वो नया स्टॉक, जैसे कि मैंने बताया कि शोरूम से जब एक गाड़ी निकल जाती है तो दूसरी आती है, दूसरी निकल जाती है तीसरी आती है, तो यानी वो नया स्टॉक ही है। तो यहाँ पर अगर हम बात, नया स्टॉक उसे बोलते हैं जिसे अभी तक किसी ने परचेज नहीं किया, ठीक है। तो पहली बार जो परचेज करेगा वो नया परचेज करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो जब कंपनी दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जब यानी पहली बार के अलावा जब भी वो अपने नए शेयर लॉन्च करेगी, ठीक है, एडिशनल फंड रेस करने के लिए, तो वो कहलाता है एफपीओ। आई होप ये क्लियर होगा। तो ये टर्म भी कई बार हमें न्यूज में देखने को मिलता है कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने अपना एफपीओ लॉन्च किया, या इस कंपनी ने अपना एफपीओ लॉन्च किया, तो हमें ये न्यूज कई बार देखने को मिलती है। तो अगर एफपीओ लॉन्च कर रही है तो यानी
वो दोबारा से अपना नया शेयर लॉन्च कर रही है। क्लियर? तो आई होप ये क्लियर हो गए होंगे पब्लिक इशू। अब देख लेते हैं राइट इशू के बारे में। तो एक होते हैं राइट इशू। तो कंपनीज क्या करती हैं, फंड रेज करने के लिए राइट इशू लॉन्च करती हैं। अब देखो राइट इशू, ये नाम क्यों रखा गया राइट इशू? राइट का मतलब होता है अधिकार। तो कंपनीज ये बोलती हैं कि हम नया शेयर लॉन्च कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई नई गाड़ी लॉन्च हुई, नई गाड़ी लॉन्च हुई, मान लो मैं गाड़ियां बेच रहा हूं और वो नई गाड़ी, मैंने कोई नई गाड़ी लॉन्च करी। अब मैंने ये जो नई गाड़ी लॉन्च करी, इसे मैं अभी जनरल पब्लिक को नहीं बेचूंगा। जो मेरे क्या मैनेजर है, मेरे एरिया मैनेजर है, मेरा जोनल मैनेजर है, ठीक है, मैं या मेरा जो रीजनल मैनेजर, उन्हें ऑफर करूंगा कि सर हम नया स्टॉक लेके आए हैं, आप पहले से परचेस करो, आप हमारी कंपनी के मेंबर हो, आप हमारे साथ काफी सालों से जुड़े हुए हो, और हम इसका जो पहला राइट दे रहे हैं आपको खरीदने का दे रहे हैं। अगर आप नहीं खरीदोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पब्लिक जब ओपन हो जाएगी शॉप तो पब्लिक खरीद लेगी। लेकिन हम पहले राइट किसे दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं। तो इसी तरीके से शेयर्स में भी होता है कि जो कंपनीज के पहले के शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनीज के पहले के शेयर होल्डर्स हैं, तो कंपनीज क्या करती हैं, जब कंपनीज अपना नया शेयर लॉन्च कर रही होती हैं, तो वो पब्लिक इशू ना करके अपने जो पुराने शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें ऑफर कर रही होती है कि हम सर नया शेयर लॉन्च कर रहे हैं, तो हम पहले आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप ऐसे परचेस कर लो। अगर आप परचेस नहीं करोगे तो हम पब्लिक ऑफर कर देंगे। तो राइट इशू एक तरीके का अधिकार हो गया। देखिए लिखा भी है, राइट इशू इज एन ऑफर टू द कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, जो पहले से शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें अधिकार दिया जाता है कि सर हम नया शेयर लॉन्च कर रहे हैं, तो हम पहले आपको अधिकार दे रहे हैं इसे खरीदने का, टू बाय फर्दर न्यू शेयर्स, ठीक है, ऑफ द कंपनी एट अ डिस्काउंट। इट हेल्प द फर्म टू रेज एडिशनल फंड विदाउट गोइंग टू द पब्लिक। पब्लिक में जाने के लिए बहुत सारे, अगर बात करें प्रोसेस जो है उन्हें फॉलो करना पड़ता है सीवी के थ्रू, तो उनसे वो बच जाते हैं। ठीक है, इट इनवाइट इस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू सब्सक्राइब फॉर इट्स फ्रेश इशू इन द प्रमोशन इन द प्रपोर्शन ऑफ द शेयर होल्डिंग ऑन द रिकॉर्ड डेट इन द कंसर्न। तो जब कोई कंपनी अपने नए शेयर लॉन्च कर रही है, लेकिन वो जो नए शेयर है वो पब्लिक को ना इशू करके जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें इशू कर रही है, तो डेट इज नोन एज राइट इशू। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देन बोनस इशू, नाम से समझ आ रहा है बोनस। बोनस इशू में क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपनी को डिविडेंड देना होगा। डिविडेंड समझ रहे हैं आप लोग? आई थिंक आपको पता होगा डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड मतलब पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट। मेरी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियस ये बात है कि उसका जो प्रॉफिट का पार्ट है अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। बट मैं यहां पर मैंने शेयर होल्डर से बोला कि मैं इस बार आपको डिविडेंड ना इशू करके मैं आपको बोनस शेयर दे रहा हूं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी कंपनी के 500 शेयर परचेस किए हुए हो और इस बार मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो मैं आपको 100 शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। तो ये वही बात है, मैं आपको डिविडेंड नहीं दे रहा हूँ, 100 शेयर दे रहा हूँ अपनी कंपनी के 100 शेयर, यानी आप 100 शेयर्स के और हिस्सेदार हो गए, तो मैंने बोनस शेयर दे दिया। तो देखिए यहाँ लिखा भी है, व्हेन अ कंपनी इशू फुल्ली पेड एडिशनल शेयर to the company existing shareholder for free. The issue is made from the company free reserve or securities premium account in a specific proportion to the shareholding on a specific record date. तो कंपनीज ने यहाँ पे प्रॉफिट ना इशू करके क्या इशू कर दिया, शेयर इशू कर दिया। ठीक है, तो दैट इज नोन एज बोनस इशू। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी ये अगर बात करें चौथा रास्ता है जिसके थ्रू प्राइमरी मार्केट के अंदर जो कंपनीज है वो फंड रेस करती हैं। ठीक है ना? तो मैंने बताया यहाँ पे बोरोवर कौन है, कंपनीज हैं, और जो लोग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कौन है, लेंडर्स हैं। ओके, तो व्हेन अ कंपनी स्टॉक और बॉन्ड्स आर सोल्ड डायरेक्टली टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, से 50 to 200 पीपल, आर कॉल्ड प्राइवेट इन्वेस्टर। तो प्राइवेट इन्वेस्टर कौन हो गए? प्राइवेट इन्वेस्टर उन लोगों को बोला जाता है जो मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई ग्रुप है, वो इन्वेस्ट कर दे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका कोई आइडिया है, मान लीजिए आपका आइडिया है कोई बिजनेस हम ले लेते हैं, हमारा आइडिया है कोई प्लेन बनाने का। ठीक है, चलो उड़ान भरते हैं, ठीक है, प्लेन बनाते हैं। अब प्लेन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट। हमारे पास आइडिया है, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास रिसोर्सेस हैं, हमारे पास रिसर्च स्टडी है। अब वही बात है कि हमारे पास पूरी टीम है, रिसर्च स्टडी है, सब पूरा नॉलेज है, पूरा हमें सब कुछ पता है कि वो इंडस्ट्री कैसे काम करती है। बट उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो अब उस
उसमें जो इन्वेस्टमेंट कर दे वो कर दे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बीकानेर भुजिया वाले वो इन्वेस्ट कर दें, हल्दीराम वाले इन्वेस्ट कर दें, ठीक है, या मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पूरा पूरा एक बैंक इन्वेस्ट कर दे, एसबीआई इन्वेस्ट कर दे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं या जो वेंचर्स होते हैं, इन्हें हम अगर बात करें एंजल इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ अगर हम बात करें इन्हें बोला जाता है एंजल इन्वेस्टर्स, जो आपके आइडिया को फंडिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें वही 50 से 200 पीपल, यानी अगर बात करें जो कंपनी होती है वो 50 से 200 लोगों की मेंबर्स की कंपनी होती है, और वो डायरेक्टली पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट में कंपनी के इन्वेस्ट कर रही होती है, यानी कंपनी के शेयर ले रही होती है, ठीक है। तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, पहला है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल इशू इज वन in which the specified securities are allotted by a listed company to a selected group on a preferential basis। तो एक प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा शेयर दो तरीके के होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स होते हैं, एक प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं। तो आप लोगों ने बोर्ड के बारे में सुना होगा कि हर एक कंपनी का बोर्ड होता है, ठीक है। तो जो बोर्ड होता है, बोर्ड में 50 मेंबर, 100 मेंबर, 200 मेंबर तक हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर 50 लोगों का ग्रुप हो गया या 100 लोगों का ग्रुप हो गया, अगर वो ग्रुप उस कंपनी के शेयर खरीद रहा है, ठीक है, वो कंपनी के शेयर खरीद रहा है, तो वो एक तरीके से क्या कहलाएंगे, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कहलाएंगे या वो प्रेफरेंशियल शेयर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि जो कंपनी का बोर्ड होता है, बोर्ड में ही जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, 50 मेंबर, 200 मेंबर इकट्ठा अगर बात करें, उस कंपनी कोई नया शेयर लॉन्च करने वाली है, और उसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स ही या स्पेसिफिक जो ग्रुप है वो अगर वहां पर इन्वेस्ट कर दे, तो वो क्या कहलाएगा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ठीक है। तो उसे अगर बात करें, एक प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंशियल बेसिस पे उस पर्टिकुलर सिलेक्टेड ग्रुप को दिए जाते हैं, जो कंपनी के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। The issue company need to adhere to the provision relating to the pricing, lock-in period, disclosure and so on। तो ये कंपनी डिसाइड करती है। तो वही बात है कि जिनका शेयर परसेंटेज ज्यादा होता है, वो डिसाइड करते हैं कि कितने शेयर इशू करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करें, दूसरा है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट की अगर बात करें, इसमें वही बात आ गई कि मान लीजिए मेरी कंपनी है और उसे फंड की आवश्यकता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं शेयर इशू करूंगा या डिवेंचर इशू करूंगा। तो मैं जो शेयर या डिवेंचर इशू करूंगा वो पब्लिक को इशू ना करके, या अपने जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन्हें इशू ना करके, या अगर हम देखें जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें ना इशू करके, मैं जो ये शेयर इशू करूंगा या डिवेंचर इशू करूंगा फंड रेस करने के लिए, वो पर्टिकुलर किसी मतलब वेंचर को करूं, ठीक है, किसी कंपनी को करूं, बैंक को कर दूं, या कोई अगर बात करें कोई फॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसे अगर इशू कर दूं, तो वहां पर अगर बात करें उसे बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। व्हेन अ कंपनी विच इज ऑलरेडी लिस्टेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज इशू शेयर्स और डिबेंचर फुल्ली और पार्टली कन्वर्टेबल। डिबेंचर्स क्या होते हैं, कन्वर्टेबल होते हैं। डिबेंचर्स यानी मैंने बताया था ना कि लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं, ये कन्वर्टेबल होते हैं। कन्वर्टेबल मतलब कि ये शेयर्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही बात है कि मैं एक कंपनी शेयर और डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, किसे इशू कर रहा हूँ, और एनी अदर काइंड ऑफ सिक्योरिटी नॉट इंक्लूडिंग वारंट विच आर कन्वर्टेबल इन नेचर टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर इज कॉल्ड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, जो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रही होती हैं, यानी वो डायरेक्टली मेरे शेयर्स को परचेज कर रही होती हैं, मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही होती हैं, मेरे डिबेंचर्स ले रही होती हैं, तो वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कहलाते हैं। जो मैं एंजल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा था ना, कि हल्दीराम ने इन्वेस्ट कर दिया, या बीका जी ने इन्वेस्ट कर दिया, या किसी और कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया मेरे प्रोजेक्ट पे, तो वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कहलाएगा, ओके। और एक होता है इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। तो इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम भी थोड़ा बहुत सिमिलर क्यूआईपी की तरीके ही है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट की तरीके ही है, बट अंतर ये है कि इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम और आईपीपी implies a further public issue of equity shares by a listed firm or group of promoters of a listed company wherein the offer and allocation are made to qualified institutional buyers only। यानी जो भी पब्लिक इशू हो रहा है, एफपीओ एफपीओ लॉन्च किया जा रहा है,
वो एफपीओ भी जो लॉन्च किया जा रहा है वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं किया जा रहा है, वो सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए किया जा रहा है। ठीक है, यानी देखो यहाँ लिखा भी है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कौन होगा, इट इंक्लूड म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, इंश्योरेंस फंड, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ईटीसी। तो ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, फाइनेंशियल कंपनीज हैं, या और भी जो वेंचर्स कैपिटल होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये बात हो रही है इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम में कि कोई कंपनी अगर एफपीओ लॉन्च कर रही है, फर्दर पब्लिक ऑफर कर रही है, तो वो पब्लिक ऑफर जो कर रही है वो इन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए ओपन किए जा रहे हैं पहले। ठीक है ना, डायरेक्ट पब्लिक के लिए नहीं किए जा रहे हैं, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उन्हीं को किया जा रहा है। तो इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम मैंने बोला सिमिलर ही है किसके, क्यूआईपी के। बट क्यूआईपी में क्या आ जा रहा है, डिबेंचर्स भी आ जा रहे हैं। ठीक है, इसमें डिबेंचर्स नहीं आ रहे, इसमें सिर्फ शेयर्स आ रहे हैं। तो आई होप थोड़ा सा अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सारे रास्ते होते हैं जिसके थ्रू कंपनीज क्या करती हैं, फंड रेस करती हैं पब्लिक से। आई होप ये क्लियर होगा। तो अब बात कर लेते हैं शेयर्स की। तो मैंने बताया शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं हिस्सेदारी। Shares can be described as financial instrument issued by a company to raise fund from the general public. A share represents fractional ownership in a body corporate. Thus, share is the smallest unit of a company overall net worth. For example, a joint stock company, a capital is divided into very small unit. Say the capital is 5 lakh, 5 lakh capital है, and it is divided into 50,000 unit. ठीक है ना, और ये जो 50,000 यूनिट में इसकी कैपिटल को डिवाइड किया गया है 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से किया गया है। सो ईच यूनिट ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड शेयर्स। एवरी शेयर इशूड बाय अ कंपनी इज डिफरेंशिएटेड बाय अ यूनिक नंबर। तो मैंने बताया ही है कि जो शेयर्स परचेज कर रहे होते हैं शेयर होल्डर कहलाते हैं, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ठीक है ना, शेयर होल्डर जो होते हैं बहुत प्रॉफिट एंड लॉस के क्या होते हैं, भागीदारी होते हैं। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अगर कंपनी को लॉस होगा तो उन्हें लॉस भी बियर करना पड़ेगा। तो अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं ये पढ़ने वाले हैं कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था शेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो ये तो अभी मैंने बताया प्रेफरेंस शेयर्स किसे इशू किया जाता है, जो पर्टिकुलर कोई ग्रुप होता है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, उन्हें इशू किया जाता है। ठीक है ना, प्रेफरेंस शेयर जो होता है ये पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर अगर बात करें जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं उन्हें ये इशू किए जाते हैं, जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हमने पढ़ा था। तो प्रेफरेंशियल शेयर्स उन लोग को इशू किए जाते हैं, और जो पब्लिक को इशू किए जाते हैं, जो पब्लिक को इशू की जा रही होती हैं, जो पब्लिक को इशू किए जा रहे होते हैं, या अगर बात करें जो राइट इशू भी अगर बात करें एक तरीके से पब्लिक इशू ही होते हैं, क्यों पहले के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं वो परचेज कर रहे होते हैं, या अगर बात करें जो क्यूआईपी भी परचेज कर रहे होते हैं वो इक्विटी शेयर्स परचेज कर रहे होते हैं। ठीक है, बट क्यूआईपी इक्विटी शेयर्स भी परचेज कर लेते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी परचेज कर लेते हैं। लेकिन जनरली अगर बात करें इक्विटी शेयर जो हैं वो पब्लिक और जो राइट इशू होल्डर्स होते हैं वही परचेज करते हैं। तो जनरली अगर हम देख लेते हैं इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस क्या है। तो इक्विटी शेयर्स और अदरवाइज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी शेयर्स आर द शेयर्स दैट कैरी, हाँ, जो लोग इक्विटी शेयर्स परचेज करते हैं उन्हें वोटिंग राइट रहता है एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, उसमें वोटिंग राइट रहता है। डिफरेंशियल वोटिंग राइट रिलेटेड टू डिविडेंड वोटिंग, तो डिविडेंड से रिलेटेड भी अगर बात करें वोटिंग का राइट रहता है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म in the form of dividend declared by the company and the bonus shares. The dividend is paid to them at last, that is after paying all the taxes, interest and dividend to preference shareholder. हाँ, एक चीज और अंतर यही है सबसे पहला अगर देखें इक्विटी और प्रेफरेंस में, कि अगर कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही होगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को करेगी, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को करेगी। अगर कंपनी जब वाइंड अप हो रही होगी, वाइंड अप मतलब कि बंद भी हो रही होगी, तो जो रिटर्न करेगी पैसा शेयर होल्डर का, वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा रिटर्न करेगी, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर का करेगी। यानी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाती है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में भी और वाइंड अप के टाइम भी। तो यही बोल रहा है यहाँ पे कि पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट दिया जाता है। द रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स, डिविडेंड का कोई रेट फिक्स नहीं रहता है। दैट इज whatever the company earn as a profit, a certain percentage of it declared as a dividend by the company to the equity shareholder. Okay, then यहाँ पे दिया गया at the time of winding up of the company,
इक्विटी शेयर होल्डर आर पेड एट लास्ट, जैसे कि मैंने बताया कि जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है जो पैसा वापस किया जाता है शेयर होल्डर का, तो इक्विटी जो शेयर होल्डर होते हैं उनका बाद में किया जाता है। दैट इज आफ्टर द सेटलिंग द क्लेम ऑफ क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर एंड प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। Fund raised by equity shares bring permanent capital to the company. As the equity shareholder undertake the highest risks, they are regarded as the true owner of the company. The cost of these shares is usually high, as the shareholder expect as good return to their investment against the risk taken. तो obvious सी बात है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनके ऊपर रिस्क काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि अगर कंपनी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो बाद में कर रही है इन्हें, और कंपनी वाइंड अप भी हो रही है, तो पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को करेगी, बाद में नहीं करेगी, तो रिस्क इनका ऊपर ज्यादा रहता है। तो देखिए यहाँ दिया भी है, इक्विटी शेयर आर ऑफ सेवरल टाइप, राइट शेयर्स है, बोनस शेयर है, स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं, ईटीसी। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में इतना आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि मैंने बताया कि राइट शेयर और बोनस शेयर्स हैं या जो पब्लिक इशू हो रहे हैं वो इक्विटी शेयर्स की कैटेगरी में आते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स, preference shares refer to the shares that carry preferential right concerning the dividend payment, that is either certain amount or a certain rate and a repayment at the time of winding up of the company। यानी preferential shares में क्या होता है कि पहले प्रेफरेंस जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें दी जाती है। देखिए यहाँ पर वही चीज सारी चीजें लिखी हुई हैं कि इन्हें ही पहले प्रेफरेंस दी जाती है। लिखा है इट इज अ हाइब्रिड सोर्स ऑफ फाइनेंस व्हिच कंटेन द फीचर ऑफ बोथ इक्विटी कैपिटल एज वेल एज डेब्ट कैपिटल। हाँ, एक चीज और कि कुछ जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं वो परसेंटेज मांग रहे होते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें फिक्स परसेंटेज कुछ मिल जाए, और कुछ लोग प्रॉफिट भी मांग रहे होते हैं। तो वही बोला कि ये हाइब्रिड रहता है, यानी इसके अंदर अगर बात करें तो बोथ इक्विटी और कैपिटल एज वेल डेब्ट कैपिटल वाला हिसाब किताब रहता है। यानी कुछ लोग अगर बात करें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मांग रहे होते हैं, द डिविडेंड रेट इज फिक्स, हाँ वही फिक्स रेट आपका डिविडेंड फिक्स रहता है, या अगर बात करें डेब्ट कैपिटल वेयर इज इंटरेस्ट रेट इज सर्टेन, कुछ इंटरेस्ट रेट मांग रहे होते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। शेयर गेट प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, तो वही चीज यहाँ पे दी गई है जो मैंने बोला है। क्लियर। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स हमें पता ही है डिबेंचर्स क्या होते हैं। डिबेंचर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं। डिबेंचर्स आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट used to raise additional capital from the general public, usually backed by the integrity and the credit worthiness of the issuer। तो वही बात है, डिबेंचर्स कोई कंपनी अगर इशू कर रही बोल रही है कि आप हमें 10 लाख रुपए दे दो, हम आपको 10% ब्याज दे देंगे। अब अगर हम बात करें हमसे कोई हमारे पड़ोसी 10 लाख रुपए मांगने आ जाए और बोले कि हम आपको 15% ब्याज देंगे, हम उन्हें नहीं देंगे पैसा, और हम इन कंपनीज को दे देंगे। क्यों? क्योंकि ये अगर बात करें लिस्टेड कंपनीज हैं, साथ ही साथ जब ये बॉन्ड इशू कर रही होती हैं इसमें मोहर लगी होती है क्रेडिट रेटिंग की। मैंने बताया था कि भारत में बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग है जो कंपनीज की रेटिंग करती हैं, कंपनीज की परफॉर्मेंस के बेसिस पे रेटिंग होती है। तो फॉर एग्जांपल रेटिंग करी ट्रिपल ए, किसी कंपनी की रेटिंग ट्रिपल ए है, किसी कंपनी की रेटिंग ट्रिपल बी है, या किसी की कंपनी की रेटिंग डबल बी है। तो रेटिंग के बेसिस पे अगर हम बात करें लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि भैया ये ट्रिपल ए कंपनी यानी ये हाईली वैल्यूड कंपनी है। जो हाईली वैल्यूड कंपनी होती है ना उन्हें जो रेटिंग दी जाती है वो ट्रिपल ए की रेटिंग दी जाती है। और जब ट्रिपल ए वाली रेटिंग वाली कोई कंपनी इशू कर रही होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल रिलायंस है, टाटा है, तो लोग हंसते हंसते इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके हंसते हंसते रास्ते नहीं लगते हैं, वो हंसते हंसते हंस जाते हैं। ठीक है, फंस नहीं जाते हैं। मतलब अगर बात करें अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो उनको भी प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट मिल रहा होता है। तो मैंने बताया डिबेंचर होल्डर जो होते हैं उन्हें कंपनी को प्रॉफिट और लॉस से मतलब नहीं होता, उन्हें किससे मतलब होता है? अपने ब्याज से मतलब होता है, क्योंकि कंपनी एक तरीके से लोन ले रही है। डिबेंचर यूजली ऑफर मोर फ्लेक्सिबिलिटी एज द टर्म लोन, as there is more variety with respect to the maturity, security, interest rate, repayment and special features। डिबेंचर आर द promissory note issued to the debenture holder। तो यहाँ पे दिया ना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। The company is legally obliged to pay interest and principal at a specified time when the debenture are issued to the investing public. A trustee is appointed, which is generally the bank or a financial institution or the insurance company। ठीक है, तो वही बात है कि जब कोई डिबेंचर इशू कर रहा होता है तो बीच में एक माध्यम होता है, इंटरमीडियरी होता है, एक थर्ड पार्टी होती है जो एक तरीके का विटनेस बन रही होती है उस लोन को देने का, कि भैया अगर ये मुकर गया तो उसके अगेंस्ट में आप केस कर सकते हो। ठीक है,
तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे आप लोन दे रहे होते हो, थर्ड पार्टी के सामने दे रहे होते हो, और वहां पर अगर बात करें, अगर वो पार्टी मुकर जाती है कि हम ब्याज नहीं देंगे जिस पार्टी को आपने पैसे दिए हैं, तो वहां पर उसके अगेंस्ट में आप केस कर सकते हो, मानहानि का दावा कर सकते हो, या बहुत सारी चीजें लीगल आप एक्शन ले सकते हो, ठीक है ना। Debenture is either convertible or non-convertible. The convertible debenture is the one that can convert it into equity shares at the option of the debenture holder, whereas the non-convertible debenture is not convertible into equity share. तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम बहुत सारी चीजें और पढ़ने वाले हैं कैपिटल मार्केट के बारे में, तो आई होप आपको प्राइमरी मार्केट अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्राइमरी मार्केट में जितने भी जो ऑप्शन है फंड रेस करने के कंपनीज के बाद, वो मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं, और यही पेपर में पूछे जाते हैं कि कंपनीज क्या क्या अगर बात करें क्यों कौन कौन सी शेयर इशू करती हैं जिसके थ्रू फंड रेस कर रही होती हैं। ठीक है, पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस शेयर्स हैं, या प्राइवेट प्लेसमेंट है, ये सारे रास्ते हैं जिसके थ्रू कंपनी भारत में जो भारत की जनता है उससे क्या कर रही होती है, फंड रेस कर रही होती है। और फिर दूसरा रास्ता क्या है, डिबेंचर्स। आई होप ये सारे जो आपको कंटेंट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे जो और भी इंपॉर्टेंट चीजें कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, वो मैं आगे आने वाले सेशन में डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।